और इतने बड़े बहुमत के साथ वो चाहते तो तानाशाह बन सकते थे। नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं है तो विपक्ष खड़ा करना होगा। नेशनल हेराल्ड में जाकर के अपने खिलाफ ही जो है वो लेख लिखते थे, इस तरह के काम भी करते थे। तो नेहरू जी जो जिस पत्रकारिता की बात उन्होंने शुरू की, वो चलपति राव नामक पत्रकार थे जो संपादक थे, वो जाते थे तो उनकी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, वो अलग जगह बैठते थे। मैं आपकी नज़र से देखना चाहता हूँ नेहरू जी को आपने कैसे महसूस किया, कैसे देखा, कैसे उसका विश्लेषण करते हैं आपको, और ख़ासतौर से आज के दौर में नेहरू की उपादेयता और उपयोगिता क्या देखते हैं आप? नाम नहीं ध्यान आ रहा है, अभी नाम याद आ जाएगा। नेहरू जी पर एक किताब भी आई है, जो हिस्टोरियन है जेएनयू के, जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। नहीं, जेएनयू के हिस्टोरियन हैं, अभी ध्यान आ जाएगा। उनकी किताब ट्रांसलेट भी हो रही है, हमारे एक मित्र कर रहे हैं। तो उन्होंने नेहरू के चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से मतलब एक रेडी रेकनर के रूप में नेहरू की जो ऐतिहासिक भूमिका है, नेहरू पर जो आरोप लगाए जाते हैं, सबका एक तरह से जवाब दिया है। तो निश्चित तौर पे नेहरू एक सेकुलरिज्म की का जो मूल्य है, डेमोक्रेसी का जो मूल्य है, उसको लेकर के बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। और नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वह भारत में एक तरह से जो है वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात करती है, प्रादेशिक राष्ट्रीयता की बात करती है, जिसमें कि राष्ट्रीयता जो है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर निर्धारित नहीं होती। इस भारत भूमि में जितने लोग रह रहे हैं, सब इस भारत भूमि के नागरिक हैं और सब एक तरह से जो है सब इस राष्ट्र के हिस्से हैं। तो नेहरू जो है वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो नेहरू के विचार का मूल है। और नेहरू ने भारत को एक तरह से जो है वो भारत को एक विचार के रूप में देखा है, आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में देखा है। और उस आइडिया ऑफ इंडिया में नेहरू कहीं जो है वो अशोक के करीब चले जाते हैं, कहीं अकबर के करीब चले जाते हैं, कहीं शंकराचार्य के करीब चले जाते हैं। तो नेहरू विचार यात्रा करते हैं भारत के इतिहास में, और नेहरू की विचार यात्रा जो है वो शांति, सौहार्द और अहिंसा की विचारधारा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इसको शायद उनका जो नेहरू जी का चरित्र जो मुझे लगता है, वो आस्तिक और नास्तिक से अलग हट करके एक तीसरे स्तर की ओर जाने की बात करते हैं नेहरू जी। एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नेहरू जो है वो एक तरह से, जैसे मैं अगर आप तुलना कीजिए तो जो आजकल जो राष्ट्रवाद चल रहा है वो सावरकर का राष्ट्रवाद ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि हिंदुत्व के बड़े चिंतक वही है सावरकर का। उनकी जो आखिरी किताब लगभग 1963 में आई है, 6 ग्लोरियस इपॉक्स, 6 गौरवशाली अध्याय। तो उसमें जो है वो भारत को उन्होंने युद्धों के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की है। नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो आपकी सांस्कृतिक श्रेष्ठता है और श्रेष्ठ विचार तत्व है, और जो इस भारत भूमि में विभिन्न जातियां, विभिन्न प्रजातियां आ करके बस गई और इसको अपनी जो है वो एक तरह से उन्होंने भूमि बनाई, अपना कर्म क्षेत्र बनाया, उसको उस जो अद्भुत विचार को लेकर के नेहरू बहुत अभिभूत हैं, भारत के इस विचार को लेकर के। और उसमें जो है वो बौद्ध धर्म की ओर जाने वाले अशोक भी हैं, उसमें जो है वो एक तरह से शंकराचार्य भी हैं, अद्वैतवाद के दर्शन को प्रतिपादित करने वाले। उसमें जो है वो सुलह कुल जैसे धर्म का जो है वो प्रतिपादन करने वाले अकबर भी हैं। तो और नेहरू के दौर में अकबर से तमाम जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिए गए, जब जो है जो भारत का संविधान बना और जो है भारत का झंडा तय हुआ, जो भारत का जो है वो एक तरह से अशोक की लाट वगैरह ली गई। तो नेहरू बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित थे। आज का जो राष्ट्रवाद है वो बुद्धिज्म को जो है वो भारत के राष्ट्रीय एकता, इंडियन नेशनलिटी में सबसे बड़ा बैरियर मानता है। सावरकर ने यही कहा है। सावरकर की विचारधारा में बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही एक तरह से इंटरनल एनिमी है, जो आंतरिक शत्रु है वो बुद्धवाद है। तो भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो हिंदुत्ववादी हैं अगर वो अंबेडकर को अपनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो गंभीर कॉन्ट्राडिक्शन है, जो अगर वो सावरकर और अंबेडकर दोनों को लेके चलेंगे तो चलने वाला नहीं है। अंबेडकर बुद्धवाद को भारत में एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी मानते हैं, और नेहरू जी इस मामले में अंबेडकर के काफी करीब हैं। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि सावरकर कुछ तर्कों पर बहुत अच्छी बात करते हैं, जैसे गाय का उनका राष्ट्रीय पशु है, उपयोगी पशु है, वो हमारी माता नहीं है।
लेकिन इसको अंदर घुसेड़ दिया गया। तो उसको हम किस तरीके से देखें सावरकर के इस नजरिए को? सावरकर जो है वो एथीस्ट थे, और जो है वो सावरकर एक तरह से जो है वो इन सारे बहुत सिंबल से अपने को दूर रखते हैं। लेकिन उनका जो ये पितृभू और पुण्यभूमि, रेसिज्म, हाँ, मतलब वो पितृभूमि और पुण्यभूमि की जो धारणा है कि एक तो ये इस धरती का जो वफादार जो है नागरिक वो व्यक्ति है जिसके पुरखे यहाँ रहे हों, लेकिन दूसरी शर्त ये है कि जो इस धरती को अपनी पवित्र भूमि मानता हो, जिसके धर्मों की उत्पत्ति इसी धरती में ये हट है। हाँ, तो अगर उसके धर्म की उत्पत्ति कहीं मक्का, मदीना और जेरूसलम में हुई है तो वो यहाँ के लिए विश्वसनीय जो है व्यक्ति नहीं है, तो उसकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है। अब इसमें तीसरी चीजें देखी जाता है, एक तो इनका राष्ट्रवाद यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दूसरी बात नेहरू जी का एक नजरिया है वो राष्ट्रवाद, समावेशी राष्ट्रवाद। हाँ, और जो टैगोर जो हैं वो राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, वो कहते हैं मानवता की बातचीत करते हैं। तो ये तीनों को किस तरीके से देखते हैं आप? टैगोर बहुत बड़े चिंतक हैं हमारे जो है वो भारतीय समाज के और 20वीं सदी के, और बहुत सारे, और उन्होंने राष्ट्रवाद की जो उग्र रूप देखा था जापान में, जर्मनी में और इटली में, तमाम जगहों पर, उससे वो बहुत भयभीत हो गए थे, इसलिए वो मानवता की बात वो करने लगे थे। और उस समय जो है वो तमाम लोग जो है वो मैंने तो लियोपोल्ड कोहर की किताब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द नेशंस, और इस तरह से तमाम लोग जो है बड़े बड़े राष्ट्रों की अवधारणा के खिलाफ बात करने वाले खाली टैगोर ही नहीं है, दुनिया में एक पूरी की पूरी जो है वो लॉबी है। और जो नेशन स्टेट में जो स्टेट का जो मामला है, गांधी भी स्टेट की जो वायलेंट कैरेक्टर है उसके बहुत खिलाफ है। गांधी एक राष्ट्र बनाने की कोशिश में तो हैं, लेकिन वो वैसा राष्ट्र नहीं बनाना चाहते जहाँ पे राज्य जो है राज्य का हिंसक रूप हो। गांधी मानते हैं कि राज्य में हिंसा रहेगी, इसलिए राज्य की शक्तियों को निरंतर कमजोर करना चाहिए। उसी तरह से टैगोर भी राष्ट्र राज्य जो निर्मित हो रहा था उनके सामने, उससे वो बहुत डरे हुए थे, और उसके जो भयानक रूप उन्होंने देखे हैं वो बहुत। टैगोर ने काश जो है, मेरे ख्याल से टैगोर ने जापान पर परमाणु बम गिरते हुए नहीं देखा था, उसके पहले टैगोर की डेथ हो गई थी। अगर उन्होंने वो देखा होता तो वो कुछ और भी लिखते, लेकिन वो तो उसके पहले वो चले गए थे। गांधी ने उसको देखा था, इसलिए गांधी राष्ट्र को जो है राष्ट्र राज्य की जो हिंसक प्रवृत्ति है उसके प्रति मानवता को सचेत कर रहे थे। अभी आपने देखा हाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी हुई, उसमें एटम बम एक जो है एक तरह से सिर पे मतलब लटकती हुई तलवार के रूप में दोनों देश की आबादियों के सामने आया है। भले लोग उन्माद में उसको ना महसूस करें, लेकिन खतरा तो है जो है। तो और ये राष्ट्र राज्य की का ईगो है जो टकरावों को ले जाता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो युद्ध की स्थितियां लाता है। तो इसके बारे में टैगोर सचेत थे। नेहरू जी की क्या क्या बड़ी नाकामियां देखते हैं आप? नेहरू जी सोशलिस्ट विचारों को सब्सक्राइब करते थे, लेकिन नेहरू जी जो है पूरी सोसाइटी को उस कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए कि वह समता की ओर बहुत गंभीर कदम उठाएं। क्यों नहीं कर पाए? पार्टी की भी दिक्कत थी, और जो समाज का स्ट्रक्चर था वो था बॉम्बे प्लान के बारे में आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा जो है वो पूंजीपतियों को बुलाया, कहा कि अब आप लोग देश का विकास कीजिए। तो पूंजीपतियों ने कहा हमारे पास तो पूंजी नहीं है, सरकार ही विकास करे, तो पब्लिक सेक्टर बना। तो लेकिन उसकी भी अब जब दूसरी दिक्कतें आई। दूसरी चीज़, सोसाइटी में जिस इक्वलिटी के लिए अम्बेडकर ने जो है वो 25 नवंबर को जो अपने आखिरी व्याख्यान में कहा था कि आज से हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक व्यक्ति एक वोट है और राजनीतिक समता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता नहीं है। अगर ये सामाजिक और आर्थिक समता नहीं लाई गई तो राजनीतिक समता को ये दोनों विषमताएं खा जाएंगी, डुबो देंगी। ये चेतावनी उन्होंने दी थी। सोसाइटी के लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन करना था उसमें तेजी से जो है वो नेहरू नहीं बढ़े। इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी, उन्होंने सोचा कि पहले विकास कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें, खेती का विकास कर लें, अपने आप थोड़ी बहुत बराबरी आती जाएगी। इसलिए सोसाइटी बेचैन भी हो गई, दिक्कतें हो गई। और नेहरू की जी
चीन पे जो विश्वास किया उन्होंने, वो उनके साथ एक दिक्कत रही और उसमें वो छले भी गए। तमाम लोगों ने उनको चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो निश्चित तौर पे एक जो है एक कहना चाहिए कि मूर्ख नहीं थे, स्टेट्समैन थे, स्टेटमेंट विजनरी थे, फिलोसफर थे, पोएट थे और एक चिंतक थे। उन्होंने एक उनसे लोगों ने कहा था, ये बात जो है वो एजी नूरानी ने अपनी किताब जो आरएसएस मिनेज टू इंडिया यहाँ रखी हुई है, उसमें उन्होंने कहा है जो है कि लोगों ने एक वो विदेश मंत्रालय में जाते थे और बैठक करते थे हर मतलब मंथ के शायद सैटरडे को किसी दिन जो है, तो उन्होंने उनसे अफसरों ने कहा कि साहब ये बताइए कि ये कम्युनिस्ट आ जाएंगे तो क्या होगा, इस देश का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग गलतफहमी में हो, कम्युनिस्ट जो है वो नहीं आने वाले हैं, इस खामखा हुआ मत खड़ा करो। जो खतरा है वो बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का है और वो खतरा बड़ा खतरा है, इधर तुम लोग देख नहीं रहे हो और इसलिए इधर देखना शुरू करो। वो नेहरू उस मामले में एक तरह से प्रोफेटिक हैं अपनी बात में, वो खतरा आ गया जो है हमारे सामने। इसलिए नेहरू को फिर से पढ़ना समझना और जो है नेहरू की, और वो डेमोक्रेट थे, उन्होंने जो संस्थाएं खड़ी की, उन्होंने जो है लोहिया उनको क्या क्या सुनाते रहे लेकिन सुनते रहे। वाजपेयी जी ने भी जो है उनसे 62 में शायद जो है वो बैठक बुलाई थी पार्लियामेंट की, वाजपेयी जी बोले भी थे, लोहिया जी भी बोले थे, सुना उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नॉन फंक्शनल करके पर्सनल तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भारत में और इतने बड़े बहुमत के साथ वो चाहते तो तानाशाह बन सकते थे, नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं है तो विपक्ष खड़ा करना होगा। नेशनल हेराल्ड में जाकर के अपने खिलाफ ही जो है वो लेख लिखते थे, इस तरह के काम भी करते थे। तो नेहरू जी जो जिस पत्रकारिता की बात उन्होंने शुरू की, वो चलपति राव नामक पत्रकार थे जो संपादक थे, वो जाते थे तो उनकी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, वो अलग जगह बैठते थे। तो उनकी पत्रकार की संस्था का भी सम्मान करते थे, संपादक की संस्था का। तो एक नेहरू का जो एक तरह से लोकतांत्रिक निर्माण में जो भूमिका है उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। उन्हीं चलपति राव के बेटे के विक्रम राव ने एडवीना को लेकर के जो गंदगी फैलाई है वो कैसे लगती है आपको? अब तो उनका हाल में निधन हुआ है, कुछ बात कहलवाइए। ये सुख का विषय है या दुख का? देखिए ये निजी चीजें हैं और निजी क्या हमारे ऊपर के उसका फर्क नहीं पड़ता किसी मरने का? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर किसी के निजी संबंध है, किसी से प्रेम संबंध है, कोई चीज है और इस बात को जो है वो तो और ये कैंपेन है, कैंपेन असल में हिंदुत्ववादियों का कैंपेन है कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। अब ये सब बात पेरिस लॉन्ड्री थी पेरिस लॉन्ड्री थी, वही धुलता होगा ऐसा। इलाहाबाद में पेरिस लॉन्ड्री थी, इलाहाबाद पेरिस लॉन्ड्री थी। या वो जो है उन्होंने एडवीना के प्रेम में भारत का बंटवारा करा दिया। लोहिया जो उनके बड़े आलोचक हुए हैं, लोहिया ने जो है वो भारत विभाजन के गुनाहगार लिखा, उसमें भी उनकी लाइन है कि भाई कम से कम लोग बड़े लोग थे, उन पर इस तरह का आरोप पर्सनल वाला नहीं लगाया जा सकता। और जो एक ब्रॉडर इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं उसमें भारत का विभाजन हुआ, नेहरू जी उसके लिए अकेले दोषी नहीं हैं। उसमें की परिस्थितियां जो है, जो एक तरह से यूरोपियन पावर्स हैं, अमेरिका है, उनको पाकिस्तान एक अड्डे के रूप में चाहिए था ताकि सोवियत संघ जो है दक्षिण में अपना विस्तार ना कर पाए, अपनी शक्ति ना बढ़ा पाए। नरेंद्र सरीला जो कि माउंटबेटन के एडीसी थे, उन्होंने जो है भारत विभाजन की असली कहानी में ये बातें लिखी हैं कि भारत को बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वो लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। भारत ताकतवर होता तो जो है वो एक तरह से अरब पर भारत का प्रभाव ज़्यादा होता, वहाँ ऑयल वेल्थ है। भारत ताकतवर होता तो जो है वो एक तरह से सबके लिए बड़ी चुनौती होती। और फिर सोवियत संघ की निकटता थी तो सोवियत संघ भी इधर ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखता, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के रूप में एक अड्डा बनाया। और आज भी पाकिस्तान के प्रति जो यूरोपियन शक्तियों की जो झुकाव है हम सब देख ही रहे हैं, कोई उसमें छुपी हुई बात नहीं है। हम लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि सिकंदर के बाद से हिंदू बनना शुरू हुए। हम मूलतः देखा जाए तो हम वैदिक सभ्यता में हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा की अवधारणा के तौर पर हम लोग देखते हैं।
तो नेहरू जी शरीर के तौर पर भले ही हमारे साथ न हो, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे विचार में बाकायदा नेहरू जी आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। अरुण कुमार त्रिपाठी को सुनना, एक धारा प्रवाह सुनना बहुत सुखद होता है, बड़ा सुखकर होता है, और जीवन के बहुत अद्भुत पलों का हम साक्षात कर रहे हैं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक तिले कुमार सोइर को इजाजत दीजिए। बस, थैंक यू।